तहे दिल से आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं। आप सब बैठ जाए। इस वक्त मंच पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। दीप प्रज्वलन कर इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं सर। और जैसे कि कहा भी जाता है कि अगर आपको किसी सेशन की शुरुआत करनी है, किसी कार्यक्रम का, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलन होना चाहिए। तो आमंत्रित कर रही हूं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचे हुए हैं। सर, आपका भी बहुत आभार। दीप प्रज्वलन करें ताकि हम इस सेशन की शुरुआत करें। आज हम यहाँ पर पीतल नगरी पर मौजूद हैं और मुरादाबाद का वो इतिहास हर कोई जानता है कि पीतल नगरी से मुरादाबाद की पहचान है। ऐसे में आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का यहाँ पर मंच सजा है और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप इस मंच पर आए। आज इस मंच से तमाम सवाल करेंगे। इस वक्त इस मंच पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का। सर, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड के मंच पर। आज इसी मंच से उत्तर प्रदेश के किए गए तमाम विकास के बारे में चर्चा करेंगे, तमाम चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो मंच है सच कर आपके लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मंच लगातार सवाल करेगा। और हमारे चैनल हेड भी सम्मानित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम का बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं। तो सेशन की शुरुआत, और इस सेशन में आपसे जुड़े तमाम वो मुद्दे पूछेंगे जो आम जनता से सीधे सरोकार रखते हैं। और यही खासियत है इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड का कि समय समय पर सेशन होता है और वो तमाम सवाल हम पूछते हैं प्रशासन से जो आम लोगों के जहन में। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। केशव जी का बहुत स्वागत है। बहुत अपना कीमती समय निकाल के केशव जी हमारे बीच में आए हैं और ढेर सारे लोगों के मन में भी सवाल होंगे। ट्विटर पे मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं केशव जी के लिए। प्लीज आप लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। अब हम लोग अपना सेशन शुरू कर रहे हैं और ये मुरादाबाद और अमरोहा का बड़ा अधिवेशन है जिसमें हम राजनीति की तो बात करेंगे लेकिन यहाँ के मुद्दों को भी बात करेंगे। केशव जी एक गरीब परिवार से निकलकर संघर्ष करके मेहनत करके राजनीति में अपनी उन्होंने जगह बनाई है। मुझे याद है कुछ दिनों पहले मैं इंटरव्यू कर रहा था तो हम दोनों की आंखें भर गई थी क्योंकि केशव जी ने बताया कि जब वो पढ़ने के लिए जाते थे बस्ता लेके और पैंट पीछे फटी रहती थी। वाकई ये कोई साधारण बात नहीं है। एक बहुत गरीब परिवार का लड़का जब देश में समाज में काम करता है तो उसके लिए उस गरीबों के लिए मन में इज्जत होती है और मैंने इस तकलीफ को बहुत नजदीक से देखा है। केशव जी ने चाय भी बेची है, बड़े कम लोग जानते होंगे, लेकिन केशव जी ने ये काम भी किया है। लेकिन उसके प्रचार में वो बहुत ज्यादा जो है उसको आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को बताऊं। केशव जी, इंडिया न्यूज पे आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद है, बहुत बहुत अरविंद जी। तो हम लोग शुरुआत करें। जरूर शुरू करिए। केशव जी देखिए, अभी आज दो बड़ी खबरें हो गई। राहुल गांधी को 2 साल की सजा की घोषणा हो गई, उसका बड़ा एकदम हल्ला मचा हुआ है। दूसरा, आपके उत्तर प्रदेश से एक सारस गायब हो गया है, उसका बड़ा हल्ला मचा हुआ है। तो ये दोनों जो है इसकी बड़ी जोर शोर से, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हम बैठे और हमने सोशल मीडिया पे देखना शुरू किया कि भाई क्या चीजें ट्रेंड कर रही हैं। तो मैंने कहा कि इसी से शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते रहेंगे। निश्चित तौर से, यद्यपि मैं जब लखनऊ से चला था तब तक सजा की सूचना मुझे नहीं थी जी, लेकिन इस देश की न्यायपालिका अपने आप में बहुत सशक्त है जी, और कानून का सबको सम्मान करना चाहिए और कानून के विरुद्ध कोई आचरण करता है तो निश्चित तौर से माननीय न्यायालय उन मामलों को सुनता है और फिर वह पूरे मामले को सुनने के बाद जो स्थिति होती है उसके हिसाब से सजा सुनाता है। तो मुझे आपसे मालूम हो रहा है कि श्री राहुल गांधी जी को जी इस प्रकार की सजा हुई है, तो ये तो न्यायालय का फैसला है, इसका स्वागत है। स्वागत है। चलिए देखिए, लेकिन अब बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा कि किस तरीके से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव अभी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी की राजनीति ऐसी है कि उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार सत्ता में आ जाती है। अगर काश वो अपनी बातें कहना बंद कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। ये शब्द थे और शायद इसीलिए वो लोग एक अलग ही संगठन बनाने में लगे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग कांग्रेस के बिना ही इस बार मोर्चा बनाएंगे। देखिए, कोई किसी भी प्रकार का मोर्चा बना ले, चाहे कांग्रेस की अगुवाई में बना ले, चाहे कांग्रेस से अलग हट करके बना ले, देश की जनता मोदी जी के साथ है। और जिस प्रकार से 2014 में जी देश की जनता ने अपना आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिया
और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 272 प्लस का हम लोगों ने आह्वान किया। और जहां अभी आपने नाम लिया कि मुरादाबाद और अमरोहा भी उस समय हमारे सांसद जीते थे, और 2014 जी हम 2024 में दोहराएंगे, ये भी आपको मंच से बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके, देश में 400 से अधिक सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की जो 5वीं अर्थव्यवस्था भारत है, वह आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी, विकास की दृष्टि से भी, सभी दृष्टियों से हमारा प्रदेश, हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए कमल खिलाने की जरूरत है। तभी सुशासन है, तभी विकास है। केशव जी, चलिए कमल तो खिलेगा, वो तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अखिलेश जी उस सारस से मिलने क्या चले गए? वो सारस ही गायब हो गया। वो सारस गायब नहीं हुआ है, उनका सत्ता रूपी पारस गायब है। इसके कारण से वो बेचैन है। नहीं, अभी जो अफसर हैं वो बता रहे हैं कि उसकी लोकेशन बिहार में मिली है, नीतीश कुमार जी के यहाँ, जो पहले कभी आपके साथी हुआ करते थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सारस खोज के ले आइए। देखिए, जो भी हमारे आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, जी हम लोग, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। जी हाँ। आप में से कई लोग प्रयागराज में संगम क्षेत्र में डुबकी लगाने कभी ना कभी गए होंगे, और वहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं जी। तो ये तो पक्षी हैं, हाँ, लेकिन उनको पकड़ता नहीं ना कोई, वो तो आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। अभी देश में उत्तर प्रदेश से बिहार, अगर आप बता रहे हैं, जी नहीं, ऐसा हम नहीं बता रहे हैं, आपके अफसर बता रहे हैं। अगर अफसर बता रहे हैं तो मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने श्री अखिलेश यादव जी का इस प्रकार का कल प्रेस के मित्रों के साथ बातचीत करते हुए इस प्रकार का बयान सुना था जी। अब उनके पास कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं होता, तो ऐसे मुद्दों को प्रेस के सामने लेकर के चलिए, आपने प्रयागराज की बात की, हम लोग प्रयागराज की बात कर लेते हैं। प्रयागराज इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उमेश पाल, उसके 2 गैनर की हत्या हो जाती है, एकदम सब सुनियोजित तरीके से होता है। मैं समझता हूं कि आपका जीवन भी कौशाम्बी, प्रयागराज के आसपास बीता है। उन संघर्ष को, उन कठिनाइयों को आपने नजदीक से देखा होगा। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में आपकी एक बयान बड़ा चर्चित हो गया था कि आपने देखा होगा कि भाई जालीदार टोपी लगा के और लुंगी पहन के लोग बंदूक लेके कैसे जो है लोगों से वसूली करते हैं और अपनी राजनीति चलाते हैं। मैं केशव जी आपसे ये समझना चाहता हूं कि अभी तक आपकी पुलिस उन जो मेन अपराधी हैं, जो अभी भी फरार हैं, चाहे शाइस्ता हो, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, चाहे उनके लड़के हों, वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े जा सके? देखिए, वो पाताल के अंदर भी घुस जाएंगे ना, तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर, अरविंद जी, आप और आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश और देश की जनता को कहना चाहता हूं, पाताल के नीचे घुस जाएंगे तब भी पुलिस खोज करके लाएगी, कानून के कटघरे में खड़ा करके उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। जिन लोगों ने उमेश पाल की हत्या किया है, जिन लोगों ने पुलिस के जवानों की हत्या किया है, हत्यारों के लिए माफी के लिए कोई स्थान नहीं है, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। समय लगा है, बहुत सारे अपराधी होते हैं जो भाग जाते हैं, छिप जाते हैं, खोजने में समय लगता है, लेकिन आप प्रदेश की पुलिस पर भरोसा रखिए कि वो जहां भी छिपे होंगे उनको खोज निकालेंगे और उनको सजा दिलाएंगे। मतलब ये विश्वास जनता करती रहे कि मतलब आने वाले दिनों में जो है हम लोग उनको जो है सलाखों के, निश्चित तौर से कभी भी खबर आ सकती है। जैसे आपको आई खबर अभी गुजरात से राहुल गांधी जी के बारे में, वैसे खबर कभी आ सकती है कि बड़े बड़े जो अपराधी छिपे हुए हैं कहीं पर, उनको पुलिस ने खोज निकाला। अभी हम आपके डिपार्टमेंट को देख रहे थे, उसमें ग्रामीण विकास एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोगों को रोजगार देना बहुत महत्वपूर्ण बात है, गांव की सड़कें बनना बहुत महत्वपूर्ण बात है। केशव जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जब से आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, तब से उत्तर प्रदेश में जिन लोगों को रोजगार देने का काम है उसकी क्या स्थिति है, ग्रामीण इलाके में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या उसकी स्थिति है, जरा मुझे जरा अपने इसके काम के बारे में जरा विस्तार से बता दें। देखिए, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले तो यह बताना चाहता हूं, देखिए, ग्राम विकास जी के बिना प्रदेश का, देश का विकास ही अधूरा है जी। और ग्राम विकास के क्षेत्र में इस समय मैं ये कह सकता हूं कि एक क्रांति मची है और गांव के अंदर समस्याएं हैं। हम लोगों ने गांव की समस्या, गांव में समाधान, एक इस प्रकार का अभियान गांव चौपाल का शुरू किया है, बहुत बढ़िया, जो प्रत्येक शुक्रवार को प्रदेश के हर विकास खंड, हमारे 826 विकास खंड हैं जी, तो 1652 स्थानों पे यह ग्राम चौपाल का आयोजन किसी न किसी ग्राम सभा में होता है जी।
अब उसमें हमारे जिले के अधिकारी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, और मैं आपको स्पष्ट तौर से इंडिया न्यूज के मंच से बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है वह जाता है तो वो डिप्टी सीएम के प्रतिनिधि के नाते वहां बैठ करके समस्याओं का समाधान करवाएगा। भाई एक बार बड़ा जोरदार ताली बजाइए भाई। देखिए, विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति ये नहीं सोचता है, ये नहीं समझता है कि नहीं ये हमारे परिवार का सदस्य है। केशव जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं और मैं समझता हूं कि लोगों के साथ इनकी जो भावनाएं हैं बड़ी स्पष्ट रहती हैं, कोई लाग लपेट नहीं होता। केशव जी आगे। जहां तक रोजगार की बात है, देखिए हमारे रोजगार के अनेक रास्ते हैं। गांव में इस समय एक उन्नत कृषि को लेकर के अभियान चल रहा है कि जो बहुत सारे यहाँ हमारे मुरादाबाद के मित्रगण बैठे हैं, आजकल ऑर्गेनिक कोई खेती से उपजा हुआ कोई सामान है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे अन्न हो, चाहे कोई फल हो, तो लोग उसको अधिक कीमत देकर के खरीदने का काम करते हैं। उसी प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक प्राकृतिक खेती, जैसे गंगा जी जैसी पवित्र नदी हमारे उत्तर प्रदेश से होकर के जाती हैं जी, तो गंगा जी के 5 किलोमीटर के क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के योग्य माना है। अब जो हमारा किसान है जी, वो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक में कोई अंतर ना रहे, इसके भी प्रबंध किए गए। अब वह उत्पादन जो करेगा, जिसकी कीमत आज अगर वो किसी भी प्रकार का उपज करता है और उसकी कीमत, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जी, जी। अगर 20 रुपए है तो ऑर्गेनिक जो उत्पादन होता है उसकी कीमत 1.5 गुना 2 गुना मिल जाती है। आज यहाँ की मंडी होगी, यहाँ जहां सब्जी का उत्पादन करके लाते होंगे, तो किसानों को भी इसका फायदा हो रहा है। दूसरा, हमारा महिला सशक्तिकरण पर सर्वाधिक जोर है जी। महिला सशक्तिकरण पर इसलिए कि पुरुष कमाए और पूरा परिवार खाए। अब ये व्यवस्था से देश बाहर निकले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इसके लिए गांव में भी, शहरों में भी अब समूह का निर्माण किया जा रहा है। एक समूह में 12 हमारी बहनें होती हैं, दीदियां होती हैं, और वह कोई ना कोई कारोबार शुरू करती हैं, तो उनको सरकार की ओर से बहुत मिनिमम ब्याज पे पैसा समूह को दिया जाता है, और उससे वह जो अपना सामान बनाती हैं, तो वो केवल जैसे मुरादाबाद का कोई समूह है, कोई सामान बनाया तो केवल मुरादाबाद ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल देश ही नहीं, दुनिया के किसी देश में बेचने के भी प्लेटफार्म उपलब्ध कराने का काम सरकार के प्रयास से, विभाग के प्रयास से यह लगातार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए हमारी जो बीसी सखियां हैं, बीसी सखी माने जो बैंक में लोग जाकर के पैसा जमा करते हैं, वह बीसी सखियां घर में ही जाके जमा करा सकती हैं उनका पैसा। किसी को पैसा की निकासी करना है तो वह निकालने के लिए बैंक जाने की जगह वो बीसी सखियां जो हमारी दीदियां, वो घर में जाकर के वो पैसा उनको निकाल, कोई पेंशन धारक है, कोई अन्य प्रकार का डिपॉजिट करना चाहता, निकासी करना चाहता है, तो इस प्रकार का एक प्रबंध किया गया है। उनका 10,000 करोड़ रुपया का टर्नओवर अब तक हो चुका है। उनको जो कमीशन मिलता है वह 30 करोड़ के लगभग अभी तक उन दीदियों के खाते में जा चुका है। तो यह आर्थिक दृष्टि से उन्नति, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में हम प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा, आपको ये बता दिए, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए कई विषय हैं। हमारे किसानों के द्वारा बहुत सारा किया गया सामान, अगर उसकी सही तरीके से हमने व्यवस्था नहीं कर पाया तो बहुत सारी फसल बाजार में पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती जी। अब हमने एक कोल्ड चेन का निर्माण करके, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करके, जो उपज है उसको जहां पहुंचना है वहां पहुंचाना और उसकी प्रोसेसिंग करके उसको एक अधिक समय तक उसको सुरक्षित बनाए रखना, फूड प्रोसेसिंग की छोटी छोटी यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को, कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य की जो खाद्य प्रसंस्करण नीति है वह उत्तर प्रदेश उसमें से सबसे अच्छी नीति बनाने का काम किया है। जो इस सेक्टर में आना चाहता है वो आए, और उद्योग के क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र कोई चुनना चाहता है, आज उत्तर प्रदेश उद्योग स्थापित करने वाला प्रदेश बन गया है। वैसे उद्योग नगरी तो हमारी पीतल नगरी मुरादाबाद है ही, लेकिन आज बहुत संभावनाएं बढ़ गई हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। दुनिया का आकर्षण, देश का आकर्षण इस प्रकार से बढ़ा है कि प्रस्ताव तो हमारे पास भारी भरकम आए हैं और उसे जमीन पर उतारने का भी अभियान शुरू हो चुका है। दो सवाल मैं पूछ लेता हूं।
विपक्ष का कहना है कि आपने 10,000 करोड़ का तो ये करा दिया, लेकिन आप वोट भी ले लेते हैं उनसे। अब उन महिलाओं की आपने लिस्ट बना ली और उनसे कहा कि भाई अब वोट दो, 10,000 करोड़ तो आ गया है, तुम फायदा भी हो रहा है। कि अगर रोजगार भी हम मिल गया। अच्छा काम करेंगे लोगों के लिए, अगर उत्तर प्रदेश अराजकता से बाहर आया, अपराध से बाहर आया है, गुंडे और अपराधी आज पुलिस से डर रहे, पहले पुलिस को डराते थे ये अपराधी, और इसके कारण अगर जनता को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हम भी सुरक्षित है, हमारा परिवार भी सुरक्षित है, हमारा व्यापार भी सुरक्षित है, हमारा निवेश भी सुरक्षित है, हमारा भविष्य भी सुरक्षित है, और वो जाकर के कमल की बटन दबाते थे, इसमें हमारा दोष नहीं है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो लोग आशीर्वाद देंगे, और अगर लोगों ने अच्छा काम किया होता तो हम आते ही नहीं। नहीं, ठीक कहा आपने। वो लोग बैठे रहते। आज एक खबर पे मेरी नजर इसलिए पड़ गई क्योंकि किसानों का जो ओलावृष्टि और बारिश हुई उसमें नुकसान बहुत हुआ, लेकिन उसमें आप लोगों ने एक शर्त लगा दी कि 33% से ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तभी उनको जो है मुआवजा मिलेगा। मैं समझता हूं क्योंकि किसान तो भाई छोटा किसान हो सकता है, उसका ज्यादा नुकसान हुआ हो, पता ना चले। देखिए इसको कैसे सर्वे कराएंगे? मैं आपको बता दूं, ये भ्रमित करने वाली खबर है। सरकार ने एक व्यवस्था, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी थी, तो पहले 50% से अधिक अगर फसल का नुकसान हो तब पूरा मुआवजा मिलता था, और अब एक व्यवस्था है कि अगर आपकी 33% से ज्यादा तक भी फसल का नुकसान हुआ है तब भी पूरा मुआवजा। अच्छा, आप कह रहे हैं 33% तक? हाँ, तब भी पूरा मुआवजा मिलेगा। हाँ। जो 50% से अधिक नुकसान होने पे मिलता था, अब 33% पे पूरा मुआवजा मिलेगा। और किसी प्रकार की क्षति हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, देश में भी है, प्रदेश में भी है, और किसानों को मैं दावे से कहता हूं, यहां पर मैं नहीं जानता, मेरे कोई किसान भाई बैठे होंगे तो जानते होंगे, पूर्ववर्ती सरकारों में अगर कोई नुकसान हो जाए फसल को तो कई साल तक मुआवजा वितरण का काम नहीं होता था, लेकिन हमारी सरकार 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, अधिक से अधिक 10 दिन के अंदर सर्वे करा करके नुकसान जो हुआ है उसके मुआवजा वितरण का अभियान चलाती है और जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल करते हैं, जिससे ये ना लगे कि केवल अफसर जाके बांट करके चले आए, किसे दिया किसे नहीं दिया। हमने भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था करते हुए इस प्रकार से कोई क्षति होती है तो उसकी भरपाई किया है, और एक एक किसान को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, उनकी जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा करके उनको मुआवजा वितरण का काम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। किसान हमारा किसान ही नहीं, अन्नदाता है, जीवनदाता है। केशव जी, मैं ये देखता हूं कि समय समय पे जनता आपके जब दरबार में आती है तो आप अफसरों को चेतावनी देने से बाज नहीं आते हैं। आप कहते हैं कि भाई अगर जनता की नहीं सुनोगी, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनोगी तो फिर ठीक नहीं है। ये ऐसा क्यों करना पड़ता है? देखिए, करना इसलिए आपको क्या लगता है, इसमें एक बात मैं और जोड़ता हूं, क्या आपको लगता है कि अफसर सावी हावी है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनती है, जनता की नहीं सुनती है? देखिए, समस्याएं जब बैठते हैं, जैसे आपके साथ में बैठा हूं तो उस बैठने में सवाल निकल करके, सवाल के जवाब के अंदर सवाल आप निकाल रहे हैं। इससे जब जनता की कोई समस्या होती है, और अगर कोई मुरादाबाद से, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, लखनऊ जाएगा, सहारनपुर से लखनऊ जाएगा, आगरा से लखनऊ जाएगा, अमरोहा से लखनऊ जाएगा, या प्रदेश के किसी जिले से जाएगा, तो मैं इस मामले में बहुत सख्त व्यक्ति हूं कि अगर जिले के मुख्यालय पर समस्याओं का अंबार लगता है तो इसका मतलब है कि ब्लॉक, तहसील और थाने में सही ढंग से सुनवाई नहीं हो रही है, और जिले में अगर सही सुनवाई नहीं हो रही है तभी कोई लखनऊ भाग करके जाता है। एकदम ठीक कहा आपने। इसलिए इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए लगातार सरकार का स्पष्ट और मेरा तो विशेष प्रयास रहता है, और मैं इतना ही नहीं करता कि कोई आवेदन लेकर के आया और उसके उस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं केवल आवेदन में आदेश करके भूल जाऊं। मैं उसको लगातार मॉनिटरिंग कराता रहता हूं कि पूछो, ये जो आवेदन आया है वो समस्या अधिकारियों से भी पूछो और आवेदक से भी पूछो, उसकी समस्या हल हो गई कि नहीं हल हो गई। उनको हम मैसेज भी भेजते हैं कि आपकी इस आवेदन, भाई जोरदार ताली बजाइए, ऐसे ही नेताओं की जरूरत है देश और समाज को, और उनको पत्र भी भेजते हैं। देखिए, हमारी जनता के कारण से, हम कोई अफसरों के कारण सरकार में नहीं है, एकदम ठीक है, उसी जनता के कारण सरकार में है, जिन्होंने हमें समर्थन दिया, हमें वोट दिया, हमको जिताया, तो उनकी अगर समस्या है तो समाधान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हाँ, लेकिन अफसर कुर्सी पे बैठने के बाद वो तुरंत समझने लगते हैं कि सरकार तो हम ही चला रहे हैं। इस प्रकार की लापरवाही करेगा वो ज्यादा दिन कुर्सी पे नहीं बैठेगा। हाँ भाई, लिस्ट बना के भेजिए केशव जी को, ठीक है ना, अगर मुरादाबाद में लोग हैं तो। ठीक है, दूसरा सवाल केशव जी ये है कि मैं लिस्ट देख रहा था तो उसमें ये भी था कि भाई आप इस कार्यक्रम के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे।
मेरा आपसे ये सवाल है कि 2019 में तो आप लोगों ने शानदार जीत हासिल की। आपके साथ गठबंधन में बहुत सारे लोग थे उस समय, है ना। अब ओम प्रकाश राजभर जी अकेले एकदम इधर उधर घूम रहे हैं। उसमें हमारे ख्याल से उनके साथ चले गए थे लोग दूसरे लोगों के साथ, लेकिन अब आपने उनको इस स्थिति में ला दिया कि वो कहीं के नहीं है बेचारे, हैं। तो क्या कोई मतलब आप कोई नया समीकरण, कोई नई दलों के साथ देखिए, कुछ पूरे बातचीत चल प्रदेश रही हो? का और देश का समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जो भी अच्छे लोग भाजपा परिवार से जुड़ना चाहते हैं, अगर वो अपना प्रस्ताव देंगे कि हम भाजपा से जुड़ना चाहते हैं, तो पार्टी उस पर विचार बिना करेगी। शर्तों के, है ना। हमारे यहाँ सशर्त तो कोई आ ही नहीं सकता है। जो आना चाहता है उसका हम विरोध नहीं करते हुए अपनी एक बात कहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। अगर वो भाजपा से जुड़ना चाहता है तो कौन कौन है हमारा पुराने लोगों के साथ वो तो लिस्ट बहुत को सारे जरा लोग जेब भाग में, गए। अभी लिस्ट बुआ को चली जेब गई, में, देखिए, लिस्ट बुआ को उधर- बुआ उधर चली गई। लिस्ट को जेब में रहने दीजिए। अगर मैं बताऊंगा तो सपा खेमे में खलबली मच जाएगी। नहीं, लेकिन चर्चा थोड़ी बहुत तो हो जाए ना। अब आप इतनी नहीं, आप हैं? ये भरोसा कितनी मुश्किल रखिए। से आपको हम खींच के यहाँ ले आए हैं मुरादाबाद, तो कुछ आप चर्चा ये मुरादाबाद भरोसा की, रखिए। देखिए कितने सारे लोग टिकटार्थी इसमें बैठे होंगे, मैं समझता हूँ। आप ये भरोसा रखिए कि जो भी हमारे विपक्षी दल के अंदर बहुत सारे विधायक हों, सांसद हों, या अपने को वहाँ प्रदेश में, जिले में जहां अपने को नेता मानते हों, जो अच्छी सोच वाले हैं, कोई सपा में नहीं रहना चाहता, कोई बसपा में नहीं रहना चाहता, कोई कांग्रेस में नहीं रहना चाहता। वो जानते हैं कि अगर अच्छी राजनीति करनी है, अच्छा प्रदेश बनाना है, अच्छा देश बनाना है और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य निर्माण करके देना है, तो वह भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से दिया जा सकता है। इसलिए लोगों का बहुत आकर्षण है, लेकिन पार्टी के सामने जब प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार करके ही निर्णय लिया जाता है। उसमें बेचारे कभी कभी जो मेन कार्यकर्ता मतलब सालों से लगे हैं, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। किशोर नहीं, हमारा कोई कार्यकर्ता पीछे नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं उदाहरण के लिए यहीं पर बैठे बैठे अगर बता दूं, नहीं, हम भी तो बता सकते हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं। यहाँ हमारे देखिए गोपाल अंजान जी, कोई नहीं जानता होगा, अनजान ही थे ये, हाँ, लेकिन आप आज लोग विधान सबको बता परिषद दिया है ना। विधान परिषद के सदस्य हैं। हाँ। हमारे सतपाल सैनी जो बगल में बैठे, देखिए आपके हाँ। सतपाल सैनी जी अभी विधान परिषद में चुन करके लोकल बॉडी से गए हैं। अभी हमारे जयपाल सिंह व्यस्त जी हैं, आप भी विधान परिषद में स्नातक क्षेत्र से रिकॉर्ड विजय सही बात अर्जित करने का काम हिमांशु किए हैं। मित्तल भी बैठे हुए हैं हाँ? यहाँ पे सामने, हिमांशु, अरे हिमांशु जी तो हमारे बुलंदशहर के साथी बताइए। हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोग बेचारे पीछे हैं। एक और मेरे मन में सवाल है किशोर जी, मुझे याद है जब आप अध्यक्ष बन के आए थे तो हम लोग ट्रेन में मिले थे यात्रा के दौरान, है ना, और वहीं हम लोगों ने इंटरव्यू किया और उसके बाद फिर आपका जलवा वो भी हमने देखा। जिन लोगों को आप ले आए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, अब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आप अच्छे लोगों को लाते हैं और कुछ ऐसे हो जाते हैं जो चले जाते हैं और उसके बाद ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि वो बिना मतलब के वो सारी चीजें वायरल हो रही है। ये कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए किशोर जी कि ऐसे लोग आ जाते हैं और फिर इस तरह के लोग जो है जाके चीजों को खराब करते हैं? देखिए, अभी हमारे पास ऐसी नहीं, निश्चित तौर से कोई मशीन नहीं है जिसमें हम ये देख पावे कि जो आया है अनुभव वो की मशीन किशोर भाग जी, करके आपका जाएगा, अनुभव। क्या करेगा। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो उस समय की स्थिति में लगा कि भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते तो उनको लेना चाहिए, लेकिन शायद ऐसे लोग भाजपा के लिए नहीं बने थे और भाजपा ऐसे लोगों के लिए नहीं बनी थी, या ऐसे लोग चले गए, हमारी पार्टी के लिए अच्छा ही हुआ। मतलब धन्यवाद ही दे रहे हैं उनको कि भैया जाओ यहाँ से, हैं? अच्छा हुआ। तो इस बार हम क्या उम्मीद करेंगे कि भाई कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है अपने अनुभव का लाभ उठाएगी, केशव प्रसाद मौर्य के अनुभव का लाभ उठाएगी इस बार? नहीं, हर बार देखिए, हमारी पार्टी बहुत जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और आज भी मैं आपको बता दूं, अभी हमारे जिला अध्यक्ष साथ में आ रहे थे, राजपाल जी, अभी मैं चर्चा कर रहा था। अभी इस समय बूथ सशक्तिकरण का अभियान चल रहा है जो 25 मार्च तक चलने वाला है। अब इस कार्यक्रम में मैं दावे से कहता हूं, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जितना बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, सारे विरोधी पार्टी मिलकर के बूथ स्तर पर मजबूत नहीं है। ये तो बात सच है। ये हमारे संगठन की ताकत बूथ स्तर तक है। और जो विरोधियों के पास है, उनके पास क्या है, मोदी जी के बारे में जाकर के इतना नफरत से भरे हुए हैं लोग अंदर से कि क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार की बयानबाजी करने का काम करते हैं, जिससे उनको लगता है कि देश की प्रगति बर्दाश्त नहीं है। 3.5 करोड़ लोगों को देश में प्रधानमंत्री आवास मिल गया, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया,
देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को इस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। कोरोना का महासंकट आया तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, सरकार और समाज ने मिलकर के लोगों की सेवा करने का काम किया, किस प्रकार से हर घर नल से जल पहुंचाने का काम, जिस घर में अंधेरा कायम था उसका दूर करने के लिए गरीब से गरीब व्यक्ति के घर तक सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचाने का काम। मैं जानता हूं, उस बैकग्राउंड से मैं निकल करके आया हूं। ऐसे अनेक गरीब परिवार थे, बीमार हो जाते थे, पैसे नहीं होने के कारण से इलाज नहीं कराते थे, बीमारी पाले हुए जीवन खो देते थे। जी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जी। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जी। और उन गरीबों की चिंता की 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दिया जाता है। और आज किसी को ये चिंता नहीं है कि अगर मेरे शरीर में बीमारी कोई है तो मेरा इलाज के नहीं होने के कारण से जीवन खोना पड़ेगा। आज उनको विश्वास है कि अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो उनके जीवन में खुशहाली लाने के सारे रास्ते खोजने का काम कर रहे हैं। केशव जी, मुझे याद है आपका एक और बहुत बयान चर्चा में था। देखिए, आपने काशी बनवा दिया, वहां लाखों लोग दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या कई एक मंजिल बन गई है, हैं? मथुरा के लेके आपने चर्चा किया, ढेर सारे सवाल आने लगे। तो मथुरा का क्या होने जा रहा है? देखिए, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, ये तीनों ऐसे स्थान हैं प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश की पहचान जी इन 3 स्थानों के कारण विशेष तौर से होती है। यह दूसरा सच ये है कि अयोध्या के अंदर रामलला की जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को आक्रमणकारियों ने तोड़ करके वहां एक ढांचा खड़ा किया था। जी। काशी के अंदर भी अभी ढांचे का एक स्वरूप एक तरफ खड़ा है, लेकिन बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर दिव्य और भव्य बनकर के तैयार हुआ है। जी। वो मामला न्यायालय में है। इसी प्रकार से मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर के मामला न्यायालय में है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि आपस में बातचीत करके अथवा माननीय न्यायालय के निर्णय से जो आस्था के केंद्र हैं उनको लेकर के विवाद जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारी आस्था का वो केंद्र है और मैं तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का सदा से पक्षधर था, पक्षधर हूं और सदा पक्षधर रहूंगा। मतलब मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से निकला हुआ जी सिपाही हूं और वो गलत डिमांड नहीं है। हम ऐसी जगह मंदिर बनाने की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो मामला न्यायालय के समक्ष है। इसलिए माननीय न्यायालय के आदेश की हम प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन मन में इच्छा है आपके? सरकार में हूं और सरकार के नाते ऐसे कोई बयान में नहीं देना चाहता। नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं, हमने कोई ऐसा बयान, हमने तो कहा मन में हमारी इच्छा है कि भाई कृष्ण भगवान का वहां मंदिर बने। हमने यही कहा, हमने तो और कोई सवाल पूछा ही नहीं। हम तो जो आप कह रहे हैं वही सुन रहा हूं। अब हम लोग 2024 की बात के बाद जो है इसको समापन करते हैं। केशव जी, आप यहाँ बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए आए हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि इस बार का जो 2024 का चुनाव है वो 2019 से 2014 से किस तरह से आप उसको अलग तरीके से देखते हैं? उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, ठीक है, हजारों कार्यकर्ता आपको हर जगह मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं देखता हूं कि हर पूरे साल भर आप लोग चुनाव में लगे रहते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जो इस देश के इतिहास में भाजपा को छोड़ करके जो मिलते हैं जी, वह सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल चलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जब समाज पे संकट हो तो सत्ता प्राप्त करने के लिए, समाज की सेवा के लिए समर्पित हो जाओ। ये हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं और वह हम लोगों ने करके दिखाया है। 2024 में बहुत लंबा मैं उत्तर दूं, उसमें से शायद लंबा हो जाएगा। इतना मैं कह रहा हूं कि अगर यूपी के बारे में पूछेंगे तो कितनी सीटें जीतेंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि हम 80 में से केवल 80 जीतेंगे। और देश के बारे में पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि देश में हम 400 से अधिक सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे मजबूत सरकार बनाने का काम करें। कुछ सवाल ट्विटर पे मेरे पास आए हैं केशव जी, मैं चाहता हूं कि आपसे उन सवालों के बारे में पूछ लूं तो फिर आपका सेशन खत्म करूं, क्योंकि आप तो ट्विटर पे भी एक्टिव रहते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर भी हैं, तो इसलिए हमने कहा कि जरा इसको खोलना। एक सेकेंड बस, सवाल एक दो पूछ लीजिए। नहीं, सवाल वही है जरा। नहीं, जनता के सवाल हो, मेरे सवाल नहीं है वो। मैंने सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई जो जो होना चाहिए। एक और सवाल है केशव जी, ये
ओबीसी जनगणना को लेकर लगातार अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना हो चाहिए, माफ कीजिएगा ओबीसी कह रहा हूं मैं, जाति जनगणना को लेकर क्या उनकी जनगणना केवल सैफई परिवार की जनगणना है, बाकी उनकी कोई पिछड़े वर्ग से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब उनके लगातार बयान, उनके लगातार वक्तव्य ऐसे रहते हैं जो एक राजनेता के नहीं हो सकते, एक पूर्व मुख्यमंत्री के नहीं हो सकते, एक पार्टी के अध्यक्ष के नहीं हो सकते, एक पूर्व सांसद या नेता प्रतिपक्ष के नहीं हो सकते। ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं। जी केशव जी, मेरे पास एटा से एक सवाल आया है कि एटा में जो है झोला छाप डॉक्टर बहुत सारे हो गए हैं, उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, आपके पास जो भी ट्विटर मैसेज आए समाज की समस्याओं से जुड़े हुए, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आप मुझे उससे जरूर भिजवा दीजिएगा, या मैं तो चेक भी कर लूंगा। जी। और जो समस्याएं समाधान करने लायक हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर समाधान एक और सवाल है कि अधिकारी लोग जो है वो बहुत ज्यादा पैसे खा रहे हैं, ये मुरादाबाद का सवाल है, किसी ने पूछा है मुझसे। भ्रष्टाचार करने वाले जेल भी जा रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल भी जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त मुरादाबाद यह बनाने के संकल्प के साथ ही हम सत्ता में हैं। और ये ध्यान में रहे, मैं आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि पहले 1 रुपया में से 15 पैसा जिसके पास भेजा जाता था पहुंचता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं कि उन्होंने 25 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजने का काम किया और पूरा 25 लाख करोड़ पहुंचा है। और जो 100 रुपया में से 85 रुपया खा जाते थे, आज वो तिलमिला रहे हैं। जब छापे पड़ते हैं, जेल जाते हैं, जांच होती है, कार्रवाई होती है, तो कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है। अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो किसी के खिलाफ जांच क्यों होगी? जी। और अगर देश को किसी ने लूटा है, प्रदेश को किसी ने लूटा है, गरीब को लूटा है, किसान को लूटा है, विकास के नाम पर लूटा है, तो उनकी जांच होना ही चाहिए। और जो इस प्रकार के भ्रष्टाचारी उनको पकड़ करके वो पैसा रिकवरी होनी चाहिए और देश के विकास में लगना चाहिए। यही काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री। केशव जी, एक और सवाल आलोक तिवारी पूछ रहे हैं कि योगी जी के बाद क्या केशव जी खुद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, ये तय करना न तो योगी जी का काम है न केशव जी का काम है। ये हमारी पार्टी और हमारा विधायक दल तय करता है। पार्टी जब जिसको जो जिम्मेदारी देती है उस जिम्मेदारी को कार्यकर्ता निभाता है। जैसे मुझे जब जो जिम्मेदारी दी गई या पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी गई उसको निभाने का काम करता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं और अभी उनके कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर के कोई ना विचार है, ये ट्विटर पे सवाल आया था, मैंने ट्विटर से और ना ऐसा कोई विवाद है। जी धन्यवाद। भाई देखिए, जोरदार सारे लोग ताली बजाइए भाई। आपको ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो बेबाक तरीके से अपनी बात कहता हो, जो डंके की चोट पे आपके साथ खड़ा रहता हो और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हो। इसके लिए हम लोग केशव जी का स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि